गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं के विज्ञान के 9वें लेसन मृदा के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा जो इसका भाग है वो अपने पहले कर चुके हैं। तो लास्ट जो टॉपिक है वो अपना बचा हुआ है मृदा और फसलें, उसी के बारे में अपने अब पढ़ेंगे। मृदा और फसलों के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या दे रखा है कि जो विभिन्न प्रकार की मृदा है उसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की ही फसलों का उत्पादन हो सकता है। एक ही प्रकार की फसलें या एक ही प्रकार की मृदा में सभी प्रकार की फसलें नहीं उत्पादित हो सकती। तो भारत के सभी क्षेत्र हैं, भारत के राज्य है 2829, हर राज्य में अलग अलग जिले हैं। तो हर जगह क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मृदा ही पाई जाती है। एक ही प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती। तो कुछ क्षेत्रों में तो मृण्मय मृदा पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है, तो कुछ क्षेत्रों में दुमटी मृदा पाई जाती है। तो सभी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मृदा ही पाई जाती है। तो पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा क्या होती है, प्रभावित होती है। किसी जगह का ताप कैसा है तो उस जगह की जो मृदा है वो उसी प्रकार होगी। किस जगह का प्रकाश कैसा है, कहाँ पानी बारिश है वो अधिक होती है, कहाँ पानी बारिश कम होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उन क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन होता है। तो ये कुछ प्रमुख जो कारक हैं जो इसको जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो जो मृदा परिच्छेदिका को भी प्रभावित करते हैं। मृदा संरचना में भी ये कारक हैं जो परिवर्तन लाते हैं। ये सारी चीज़ें सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है। किन्हीं चीज़ों से जलवायु भी प्रभावित होती है, मिट्टी भी प्रभावित होती है और फसल का उत्पादन का जो स्तर है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली जो वनस्पति है और फसलों की किस्मों का निर्धारण इन्हीं के निर्धारण के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो जो मृण्मय है और दुमती मृदा है, दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। कि जिन क्षेत्रों में मृण्मय मृदा पाई जाती है और दुमती मृदा पाई जाती है उन क्षेत्रों में गेहूं और चने की फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, उनके लिए यह उपयुक्त होती है। और ऐसी मृदा क्यों उपयुक्त होती है, क्योंकि ऐसी मृदा की जो जल धारण की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका और जैव पदार्थों से समृद्ध और अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। धान के लिए मृत्तिका और जैव पदार्थों से समृद्ध, जिसमें जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जिनकी जल धारण क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, वैसी मृदा ही आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई मृदा और दोमट मृदा बहुत अधिक उपयुक्त है। हर फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मृदा ही उपयुक्त होती है। इसमें क्या होता है कि जल की जो निकासी है वो आसानी से हो जाती है। बलुई दोमटी मृदा में क्या हो जाती है, जो जल की निकासी है आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है, कि जितना इसका परिमाण है उतनी ही ये वायु को धारण करती है। देखो इससे पहले एक चीज़ दे रखी थी ग्राम और किलोग्राम के बारे में। ये दोनों क्या है, द्रव्यमान के मात्रक हैं। ग्राम भी और किलोग्राम भी दोनों ही द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 ग्राम जो द्रव्यमान की वस्तु का जो भार है वो 1 ग्राम भार होता है और 1 किलोग्राम वस्तु की को अपने क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम भार कहेंगे। कि 1 ग्राम की वस्तु है तो अपने कह देंगे कि इसमें 1 ग्राम भार है, और यदि कोई वस्तु 1 किलोग्राम की है तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1 किलोग्राम भार है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान व भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता, लेकिन अपने उच्च कक्षाओं में इसमें भी अंतर पढ़ेंगे। कि नॉर्मली चीज़ों के लिए अपने इसमें अंतर नहीं पढ़ते, लेकिन बड़ी कक्षाओं में आप जाओगे, आके स्टडी करोगे तो आप द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है उसके बारे में भी आप वहाँ पढ़ोगे। इसके बाद देखो कि गेहूं जैसी जो फसलें हैं वो महीन मृण्मय मृदा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि उनका ह्यूमस से समृद्ध होते हैं और वो अत्यधिक उर्वर होते हैं। तो अपने उन क्षेत्रों का नाम और मिट्टियों का नाम लिख के अपने अपने क्षेत्रों का इस सारणी को पूरी कर सकते हो।
कि गेहूं की फसल किस मिट्टी में, कपास की फसल किस मिट्टी में, चने की फसल किस मिट्टी में। आपने इस वीडियो को ही देखा है तो आप इस सारणी को पूरा कर सकते हो। इसके बाद देखो एक केस का अध्ययन दे रखा है, आपको कोई कहानी दे रखी है कि जो जॉन, रशीदा और राधा है वो मध्य प्रदेश में सुहागपुर नाम के किसी स्थान पर लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। तो लीलाधर दादा क्या कर रहे थे, सुराही, मटका और कुल्हड़ आदि बनाने के लिए जो मिट्टी को तैयार करते हैं पहले, उसको तैयार कर रहे थे। तो उन तीनों ने उससे बात की कार्य के विषय में, और वो बात कैसे थी। जॉन पूछता है कि आप मिट्टी कहाँ से लाए थे, क्या आप मिट्टी तैयार कर रहे हो तो पहले ये मिट्टी कहाँ से लेकर आए हो। तो उनको लीलाधर दादा जवाब देते हैं कि हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। बंजर भूमि जहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं होता, उसी भूमि को क्या कहते हैं, बंजर भूमि, कि हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। तो राधा क्या कहती है कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। तो दादा कहते हैं कि सूखी मिट्टी को किसी भी आप बड़ी टंकी में डालकर उसमें कंकड़ पत्थर आदि को निकाल देते हैं। हटाने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे तक भिगो देते हैं। पहले तो मतलब कंकड़ पत्थर निकालते हैं और उसके बाद उसको 8 घंटे के लिए भिगो देते हैं, और इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा डालकर उसे गूंथ लिया जाता है। और गूंथी हुई मिट्टी को चाक पर रखकर आप कैसा भी आकार दे सकते हो। किसी वस्तु को अंतिम रूप देने के लिए हाथों का उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार जब वस्तु बन जाती है और बनने के बाद उसको 2-3 दिन सुखाने के बाद उसकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। तो रसीदा कहती है कि मृदा में घोड़े की लीद क्यों डाली जाती है, क्यों मिलाई जाती है। तो दादा कहते हैं कि पकाने के प्रक्रम में घोड़े की जो लीद है वो जल जाती है, और मृदा के पात्रों में जो सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं उसके कारण जो मटकों और सुराहों में से जल का अंतःस्रावित होकर बाहर सतह पर आते हैं और वाष्पित होते हैं, और उसी के कारण ही किसी भी घोड़े और सुराही में जो पानी है वो उतना ही ठंडा रह सकता है। इसके बाद देखो मृदा अपरदन, कि मृदा अपरदन क्या होता है कि जल, पवन और बर्फ के द्वारा जो मृदा की ऊपरी सतह हट जाती है, कि ज़्यादा पानी आने से, ज़्यादा हवा तेज आने से उसकी जो ऊपरी परत है वो हट जाती है, वही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। पादपों की जो जड़ें हैं वो मृदा को मजबूती से थामे रखती है, लेकिन जिस स्थान पर पादपों की अनुपस्थिति है वहाँ की मृदा ढीली होती है, वह आसानी से ही हवा के साथ, पानी के साथ बह जाती है। तो मृदा अपरदन होने से उसका जो ऊपरी भाग है वो क्या होता है, ऊपरी परत हट जाती है, और वह भूमि बंजर भूमि की तरह हो जाती है। वहाँ का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि जो लाभदायक पदार्थ हैं ऊपर के वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोककर अपने मृदा अपरदन को अपने कम कर सकते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है मृदा वाला ये पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन उत्तर अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।